जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे फैमिली पेंशन 100% मिले, सरकार से किसने की मांग, लेटर में समझेंगे। दूसरा, एक पूर्व सैनिक को मिला न्याय, 30 साल बाद जीतने के बाद सारा वित्तीय लाभ उसको मिला है, क्या है वो भी जानकारी लेंगे। तीसरे पॉइंट में ईसीएचएस लाभार्थियों का वार्षिक सत्यापन हुआ माफ। चौथा, इनकम टैक्स में हुए बड़े बदलाव 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा, वो भी समझेंगे। अंत में समझेंगे भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में कुछ बदलाव हुए हैं, वो क्या बदलाव है वो भी जानकारी आपको देंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करूं, आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें। तो चलो शुरू करते हैं। अब जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं दोस्तों, भारत पेंशनर्स समाज एक बहुत बड़ा संगठन है और ये पेंशनर्स के लिए काम करता रहता है। इन्होंने एक 20/2023 को एक चिट्ठी लिखी है जो कि बाय ईमेल इन्होंने भेजा है, एड्रेस टू किया है इन्होंने द सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ARPG एंड पेंशन। सेकंड में द सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस DLA। थर्ड में द सेक्रेटरी DOE मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फोर्थ में द सेक्रेटरी ऑफ रेलवे को इन्होंने लिखा, जिसका सब्जेक्ट पेंशन पॉलिसीज एड्रेसिंग द रिडक्शन इन स्पॉजल बेनिफिट्स अपॉन द डिमीज ऑफ ए पेंशनर, रिसोल्यूशन नंबर 12 adopted by the 68th BPS EGM held at दिल्ली on 18/11/2023। अर्थात फैमिली पेंशनर्स के बारे में इन्होंने बताया कि 68th एनुअल जनरल मीटिंग जो 18 नवंबर 2023 को दिल्ली में इनका हुआ, उसमें ये डिसाइड किया गया और ये जो ऊपर मैंने एड्रेस टू आपको बताए, इनको ये लिखा गया और अवगत कराया गया। क्या कहा गया उन्होंने कि जो फैमिली पेंशनर्स की पेंशन बढ़नी चाहिए, इवन उसको 100% होना चाहिए, क्योंकि उसका रीजन उन्होंने बताया कि जब पेंशनर्स की डेथ होती है तो उसके जो स्पॉज को है 30% नोशनल पे के आधार पर उसकी पेंशन हो जाती है, जो कि सीधे 40% उसकी पेंशन से कट जाता है। जबकि उसको नेसेसरी जो चीजें हैं उनके लिए हाउसिंग है, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है एंड LPG है और बच्चों का एजुकेशन है, वो सारा कुछ देना है, पेड करना ही करना होता है। तो इसलिए ये बहुत कम रकम होती है और जिसमें उन्होंने फिर आगे 5th CPC इन पैरा 134.4 जो अमेंडमेंट के लिए भी कई बार इसमें डाला गया है कि इस पॉलिसी को रिफॉर्म किया जाए ताकि पेंशनर को इसका लाभ मिले। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे द 5th CPC इन पैरा 134.14 का यहाँ पर बात कही गई है। दोस्तों इसके अंदर क्या है वो देख ले, ये है फैमिली पेंशन। इसके अंदर ये कहा गया है कि जब रिकमेंडेशन इनको भेजी गई है, पैराग्राफ में यहाँ पर लिखा रिकमेंडेशन रेफ टू पैराग्राफ ऑफ द रिपोर्ट गिवन इन ब्रैकेट्स दो द सेलिंग ऑफ ₹1,250 ऑन ए फैमिली पेंशन व्हिच ऑपरेट्स हार्शली अगेंस्ट द फैमिलीज ऑफ एम्प्लॉय मे बी रिमूव्ड, यानी कि इसको रिमूव करना चाहिए। 1,250 रुपया बहुत कम है फैमिली के लिए, तो इसलिए इसको रिमूव करना चाहिए। जबकि इसका डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया हुआ था कि एक्सेप्टेड टू द एक्सटेंड दैट द सेलिंग ऑन द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम फैमिली पेंशन विल बी 30% ऑफ द हाईएस्ट पे इन द गवर्नमेंट, जो कि मैंने बताया कि 30% नोशनल पे के आधार पर इनका फिक्स किया जाता है। तो ये बहुत कम है दोस्तों, जैसे हमें पता है एक फैमिली पेंशनर्स के लिए, इसलिए इसका बढ़ना और इसको रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है इस पॉलिसी को। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट इस प्रकार है कि 30 साल बाद एक जवान को मिला है न्याय, और जो कि 30 साल लड़ाई लड़ा है उन्होंने और उसको पूरे बेनिफिट अब दिए जाएंगे। जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, अमर उजाला की रिपोर्ट से हमें प्राप्त हुआ है। यहाँ पर देखेंगे 30 साल बाद बर्खास्तगी का आदेश, अवैध करार, अफसर्स को 1993 से वेतन पेंशन लाभ दे पंजाब सरकार। जो कि एक संगरूर निवासी थे, रामेश्वर दास जी का केस था। 30 नवंबर 1962 से 26 मई 1970 तक ये भारतीय सेना में थे। उसके बाद ये 1974 में पंजाब सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में ज्वाइन ये कर लेते हैं। कुछ कारण बस इनको निकाल दिया जाता है। जिन्होंने अपनी 30 साल लड़ाई लड़ी दोस्तों, ये सबके बस की बात नहीं होती है। ये एक बहुत बड़ा काम था जो कि इन्होंने 30 साल यहाँ पर लड़ा, अंत में इनकी जीत हुई। दोस्तों जैसा आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हाई कोर्ट ने कहा कि जो मामला 1995 का विचाराधीन था और अब हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते यह कहा कि याचिका को बर्खास्त करने की प्रक्रिया सही नहीं थी और इसके साथ ही उनकी बर्खास्तगी के आदेश में न्याय के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया। ऐसे में हाई कोर्ट ने बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करते हुए याची को सभी वित्तीय सेवा लाभ, रिटायरमेंट लाभ जारी करने का आदेश दिया। यानी कि उनको जो भी वित्तीय लाभ होंगे, एरियर होगा, रिटायरमेंट का जो भी पैसा है और जो उनका सर्विस बच गया था वो पूरा पैसा देना होगा। दोस्तों एक पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट है दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न। जी हाँ, ये इनकम टैक्स रिटर्न दोस्तों आजकल सभी को जानना इसके बारे में बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कुछ पेंशनर्स
का टीडीएस काटा जा रहा है, क्योंकि वो इनकम टैक्स के दायरे में जब आ जाते हैं तो उसमें टीडीएस कटता ही कटता है। इसलिए आपको इनकम टैक्स के बारे में जानना, अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। यदि आप नहीं भरते हैं तो भरना चाहिए आपको इस पे। तो ये कुछ एक अमेंडमेंट हुआ है अभी इनकम टैक्स के फॉर्म में, यानी पॉलिसीज में, जो कि 2024 और 25 के लिए लागू होगा। इसमें क्या नोटिफिकेशन निकला है, ये 22 दिसंबर 2023 का ये नोटिफिकेशन है। फर्स्टली जो सेक्शन 139 है वो सेक्शन 295 हो जाएगा दोस्तों, और इसका नाम दिया इन्होंने रूल्स में बी कॉल्ड द इनकम टैक्स 13th अमेंडमेंट रूल 2023 इसका नाम दे दिया, जिसके अंदर क्या अमेंडमेंट होंगे, कब कब लागू होगा। दे शैल कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2024 से ये लागू होंगे, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल 2024 से 2025 चलेगा, ये लागू हो जाएगा दोस्तों। इसी आधार पर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना है इस फॉर्म के आधार। अब इसमें इनकम टैक्स रूल ये जो 1962 का ये हवाला दिया है, फिर 2023 का क्या होगा, ये पूरा आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। अब इसमें खास बात यह है कि इन द प्रिंसिपल रूल इन अपेंडिक्स 2 में क्या दिया है, अब आपको पता है कि ITR 1 के अंदर भरा जाता है, इसका नाम ITR सहज कर दिया। ये ITR 1 सहज द फॉलोइंग फॉर्म्स शैल बी सबमिटेड नेमली। फर्स्टली इसने कहा कि फॉर इंडिविजुअल्स बीइंग ए रेजिडेंस अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख, हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरीज, वन हाउस प्रॉपर्टीज, अदर सोर्सेज, इंटरेस्ट ETC एंड एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000, ये इनकम टैक्स के दायरे में आएंगे दोस्तों। उसके अलावा नॉट फॉर एन इंडिविजुअल हु इज आइदर डायरेक्टर, वो उनके लिए नहीं होगा जो कि या तो डायरेक्टर है इन द कंपनी में, और हैज अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स इन केसेज वेयर TDS हैज बीन डिडक्टेड अंडर 194 एंड और इफ इनकम टैक्स इज डिफर्ड ऑन ESOP रेफर इंस्ट्रक्शन फॉर एलिजिबिलिटी। तो ये आप एलिजिबिलिटी जो भी जिसके लिए है वो आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों। और ये फॉर्म का नया स्वरूप आप देख पा रहे हैं, कैसे कैसे भरना है ये फॉर्म आप पूरा यहाँ से ले सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं, कैसे कैसे इसको भरना है आपने पूरा इसमें दिया गया है। और क्या इसमें अमेंडमेंट होगा 2024-25 से ये 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। अब अगली अपडेट यह है दोस्तों, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECSS ने 1 दिसंबर 2023 को ये लेटर जारी किया, जो आप देख पा रहे हैं एड्रेस टू इतनू को किया गया है यहाँ पर। और इसका सब्जेक्ट जैसे कि लाइफ टाइम वेबर ऑफ एनुअल वैलिडेशन फॉर व्हाइट कार्ड होल्डर्स अंडर रिलेवेंट क्लॉज ऑफ पर्संस विथ डिसेबिलिटी PWD एक्ट के तहत, यानी कि जिनको व्हाइट कार्ड ऑथराइज है अब उनका एनुअल वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, जो कि ये लेटर आपको पहले भी 30 नवंबर को इसके द्वारा अवगत कराया गया था। लेकिन ये लेटर 1 दिसंबर को निकालने का तात्पर्य यह है इनका कि इसमें कुछ ही बेनिफिशरीज हुज कार्ड्स आर अनब्लॉक्ड विल कंटिन्यू टू अवेल द एक्सेप्शन ऑफ एनुअल वैलिडेशन। तो जिनके कार्ड ब्लॉक थे वो अनब्लॉक हो गए हैं और वह अब अपना ECSS की सेवा जैसे ले रहे थे ऐसे ले सकते हैं। अब उनको एनुअल वैलिडेशन कराने की जरूरत नहीं है। अब एक एजुकेशनल इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, क्रिमिनल जो लॉज थे उनमें अमेंडमेंट हो गया है, तो ये आपकी नॉलेज के लिए है। जैसे कि 420 को 316 कहेंगे, अभी हत्यारे में 302 की जगह 101 हो जाएगा। और ये जितनी भी धाराएं जो IPS की बदली गई है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं क्या क्या है। और भारतीय दंड संहिता IPC में 511 धाराएं थी, जो कि अब 358 इसके अंदर रह गई दोस्तों। तो ये एक आपके नॉलेज के लिए था। समय की ये मांग कहती है कि हमें हर हमेशा अपडेट रहना चाहिए। जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।